अच्छा, एसिड बेस डिसऑर्डर में ना ये है डेविडसन का टेबल, यू हैव टू मेमोराइज इट। जो बाई कार्ब की वैल्यू होती है वो याद करनी है 21 to 29, और पीएच 35 to 45 मेमोराइज कर लो। इससे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो एल्कलाइन हो जाएगा। बाई कार्ब क्या करता है, एसिडिक बनाता है या एल्कलाइन बनाता है बॉडी के सॉल्यूशंस को, बॉडी के फ्लूइड्स को। क्या करता है बाई कार्ब? बाई कार्ब जो है बेसिकली एल्कलाइन बनाता है। ठीक हो गया। तो जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एल्कलाइन होगा सोल्यूशन आपकी बॉडी का, और अगर इसकी कम होगी तो एसिडिक होगा। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर। तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, एसिडिक है आपका। बॉडी की पीएच एसिडिक होगी, एसिडिटी को ही कंट्रीब्यूट करेगा। डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, एल्कलाइनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, ये वैल्यूज क्या हो गई, बाइकार्बोनेट 21 to 29, और पीएच 35 to 45 याद रख लो राउंड ऑफ करके, और कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 44। अब आपके जो लंग्स हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज कर रहे हैं, और किडनीज क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है एसिड, एसिड में प्रोटॉन को, और बाइकार्ब को मैनेज कर रही है। ठीक है, ये बफर चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला बफर लंग में चल रहा है, किडनी एक्सक्रीट कर रही है प्रोटॉन्स और बाइकार्ब्स को। अब एसिडोसिस से बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, जब एसिडोसिस हो रहा होता है तो आप हाइपर वेंटिलेट करते हो। हाइपर वेंटिलेट मीन्स यू ब्रीथ मोर टू ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को ब्लो ऑफ करना है आपने। हार्ट पे इफेक्ट ये होता है कि जो मायोकार्डियल डिप्रेशन होता है और कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो उसकी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। दूसरा, जो एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो वो जो पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो या पीएच लो हो तो इंक्रीज करता है, इट वर्क्स एज ए स्टिमुलेटर, और सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वेसोडाइलेटेड होती है सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। साथ में हाइपरकलीमिया भी एग्जिस्ट कर रहा होता है एसिडोसिस के। अब हाइपरकलीमिया इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है कि जब प्रोटॉन्स सेल्स के अंदर शिफ्ट होते हैं तो उसके एक्सचेंज में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम पोटेशियम भेज देते हैं, तो हाइपरकलीमिया होता है ब्लड में। एल्कलोसिस में सब कुछ इसका ऑपोजिट है, पेशेंट विल बी हाइपोवेंटिलेटिंग, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, मायोकार्डियम विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग मोर, सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी और हाइपोक्लीमिया होगा। आगे आ जाते हैं, जो आपका मेटाबॉलिक होता है वो एक्सेस या इनसफिशिएंसी होती है बाय कार्ब्स की। जब हम कह रहे होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो आपने उसमें बाय कार्ब्स को देखना है। जब कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस हुआ है तो इसमें हमने CO2 को देखना है। मेटाबॉलिज्म जब हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस हुआ है, एक्सेस मेटाबॉलिक, एक्सेस जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस में आपने बाइकार्ब को देखना है। और जब कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे होते हैं। अब SCQs कैसे अटेम्प्ट करने, सबसे पहले आपने पीएच देख लेनी है। पीएच की नॉर्मल रेंज कोई बताएगा, जो भी हमने की है 7 पॉइंट कितने से कितने तक करनी है। व्हाट इज नॉर्मल पीएच रेंज? 7.35 to 45 तक, यू हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज। इसके बाद बाइकार्ब फिर देखना है हमने, बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू कितनी है। व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकार्ब? इसको रफली 21 to 27 या 29 याद कर लो। और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 35 to 44 और 45। ये वैल्यूज याद होंगी तो आगे कैलकुलेशंस होंगी, यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट मेमोराइजिंग दीज वैल्यूज। अच्छा, अब क्या होता है कि जहां पे मेटाबॉलिक लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बाय कार्ब का मसला चल रहा है। इज दिस क्लियर? अगर मसला मेटाबॉलिक है तो कंपनसेशन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपनसेट करेगा।
अच्छा, जो लंग्स कंपनसेशन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करते हैं। जो लंग्स से कंपनसेशन होती है वो विद इन मिनट्स होती है, और जो किडनीज कंपनसेशन करती हैं इट टेक्स वीक्स, डेज लगते हैं उसको, वो फॉरेन कंपनसेशन नहीं होती। अब अगर डिसऑर्डर लिखा हुआ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक में क्या चीज कम हो जाएगी, एसिडोसिस में बाइकार्ब कम होंगे, और कंपनसेशन कैसे आएगा, लंग्स कंपनसेट करेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस का मतलब है बाइकार्ब इंक्रीज हो गए हैं, और अगर बाइकार्ब की वजह से एल्कलोसिस हो रहा है तो वो मेटाबॉलिक होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस आर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी कंपनसेशन कहाँ से आएगी, रीनल कंपनसेशन आएगी बाइकार्ब को चेंज करके। इस टेबल में कोई मसला है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम कहाँ से होगी, जब मेटाबॉलिक लिखा होगा तो हमने किस चीज पे फोकस करना है, और कंपनसेशन कहाँ से आएगी। कोई प्रॉब्लम है इस टेबल में? एनी प्रॉब्लम इन दिस टेबल? अच्छा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अल्टर करके होती है, एंड इट टेक्स मिनट्स, मिनट्स में ठीक हो जाती है। सपोज अगर हाइपर वेंटिलेशन होगी, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है बाइकार्ब, बाइकार्ब रेज्ड है या डिक्रीज्ड है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्ब इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। मेटाबॉलिक से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई बाइकार्ब का मसला है। अब मुझे बताओ ये इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? ये डिक्रीज होंगे, क्योंकि बाइकार्ब और एल्कलाइन है नेचर। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, हाइपर वेंटिलेट करेंगे लंग्स, लंग्स हाइपर वेंटिलेट करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो ऑफ कर सकें और ये नॉर्मल हो जाए हमारी बॉडी की पीएच। तो इसका जो हाइपर वेंटिलेशन है वो कसमोल ब्रीथिंग होती है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें कसमोल ब्रीथ में क्या होता है, डीप लेबर्ड ब्रीथ करते हो आप, ताकि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को आप ब्लो ऑफ कर दो। आगे आगे रीनल कंपनसेशन, रीनल कंपनसेशन को डेज लगते हैं, उसमें वो चेक करेंगे कि आपने प्रोटॉन को सिक्रीट करना है या बाइक आपको रीअब्सॉर्ब करना है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में लेके आने के लिए पीएच को। अब आ जाते हैं विंटर फॉर्मूला। विंटर फॉर्मूला में आपने देखना होता है, ये सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप लगा सकते हो, और इसमें देखना होता है आपने कि आपका जो लंग्स हैं, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो कंपनसेट क्या करेंगे, लंग्स करेंगे। लंग्स कंपनसेट आपको कर रहे हैं कि नहीं। इसका फॉर्मूला 1.5, जो मयर्ड कार्बोनेट आया है बाइकार्बोनेट को, उसमें +8 करना है, +-2 की रेंज निकालनी। वी विल डू दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म है तो बाइकार्ब का मसला है, एसिडोसिस का मतलब है ये कम है। ठीक है, एसिडोसिस है एंड लो बाइकार्ब है। कंपनसेशन क्या करेंगे, लंग्स कंपनसेट करेंगे बाय हाइपरवेंटिलेशन। अच्छा, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि मेटाबॉलिक है कि, और इसका एबनॉर्मेलिटी क्या है। मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी है, और एसिडोसिस और एल्कलोसिस हो रहा है। क्या चीज है ये, क्या फिनोमेना है, ये क्या हो रहा है इधर, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
अब एग्जाम्पल 1 में एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस, सबसे पहले पीएच को देखना होता है। एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है? एल्कलोसिस है ये 7.33। एसिडोसिस है ये। चलो एसिडोसिस आइडेंटिफाई कर ली, अब बताओ ये मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है? देखो 21 टू 27 तक नॉर्मल रेंज है, तो बाय कार्ब्स आर रेज्ड। ये तो एल्कलोसिस शो कर रहा है, हमारा पीएच एसिडोसिस की तरफ गया हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 34 टू 44 कर लो तो ये रेज्ड है, ये एसिडोसिस शो कर रहा है। तो आपकी प्राइमरी अबनॉर्मेलिटी थी एसिडोसिस, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद रीनल कंपनसेशन आ रही है इसकी। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पीएच क्या शो कर रही है? एसिडिक पीएच है ये। अब बाइकार्ब बताओ ज्यादा है कि कम? ऐसे एसिडोसिस तो है ये, रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है? ठीक है, ये देखो, जो कम बाइकार्ब होता है तो इट शोज एसिडोसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है तो ये एल्कलोसिस शो कर रहा है। आपकी प्राइमरी अबनॉर्मेलिटी एसिडोसिस है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। आगे आता है एक कॉन्सेप्ट एनाइन गैप्स। एनाइन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आपके पास सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। अब नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड होते हैं, बाइकार्ब होते हैं, और कुछ और चीजें भी तो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लाइक एल्ब्यूमिन, फॉस्फेट, सल्फेट, अदर लैक्टेट नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अब इनको एनाइन गैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो जो हमें इन थोड़ा सा का नहीं पता होता। हमें सोडियम की वैल्यू का पता होता है, हमें बाइकार्ब की वैल्यू का पता होता है। अच्छा, किसी की अगर बाइकार्ब की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूं? मेरी किसी ने बाइकार्ब निकालना हो, हाउ विल आई फाइंड इट आउट? बाइकार्ब के लिए कौन सा टेस्ट करते कहते हैं? विच टेस्ट डू यू आस्क while looking at someone's bicarb? एबीजीज कराते हो? एबीजीज कराते हो? आर्टियल ब्लड गैस। अच्छा, एनाइन गैस में आपने रख दिया सोडियम को, माइनस कर दिया नेगेटिव आइन, जिनका आपको पता है, क्लोरीन का पता है, बाइकार्ब का पता है। अब नॉर्मल नॉर्मल जो ये गैप आता है वो 8 to 11 आता है, और 12। इससे ज्यादा तो इसका मतलब है बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। सपोज डीके है या लैक्टिक एसिडोसिस है, उसमें एनाइन गैप बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, कीटोन्स नेगेटिवली चार्ज है, लैक्टिक एसिडोसिस में नेगेटिवली चार्ज एनाइंस हैं वो ज्यादा हुए होंगे। अब जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो दो तरह के हैं। एक एक सिंपल आपका बाइकार्ब का लॉस हो रहा है, दूसरा है आपका कि एनाइन गैप इंक्रीज हो रहा है। एनाइन गैप कैसे इंक्रीज हो रहा है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कीटोन्स हो रहे हैं प्रोड्यूस, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। स्टारवेशन वाले कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू अल्कोहल की वजह से, जो अल्कोहल की डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है। अब ये पूछते हैं कि एनाइन गैप एसिडोसिस की कॉजेज लिखें, उसको ऐसे मेमोराइज करना है मड पाइल से। मेथनॉल, यूरेनिया, डीके, पैराएल्डिहाइड, आयरन, आइसोनियाजिड, लैक्टिक एसिडोसिस, एथाइल ग्लाइकोल और सैलिसाइक्लेट्स।
अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के? वी डिड देम ऑलरेडी। एक तो वो कसमल ब्रीथिंग करेगा, लेबर डीप ब्रीथिंग करेगा, नाउजिया वॉमिटिंग डायरिया होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नाउजिया वॉमिटिंग होगा, साथ में हाइपरकलीमिया होगा, क्योंकि इन एक्सचेंज दे आर सेविंग, they are putting potassium in extracellular fluid। डायग्नोज करेंगे, हिस्ट्री लोगे आप, लैब इन्वेस्टिगेशन में आर्टीरियल ब्लड गैस करवाओगे जिससे आपको पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, बाय कार्ब्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, और फिर आप एनाइन गैप कैलकुलेट करोगे। अब ट्रीट करना है आपने, पहले फाइंड करनी है कॉज और इसको ट्रीट करना है। सपोज डीके है तो उसको ट्रीट करना है, लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है या मेथनॉल इंटॉक्सिसिटी है, साथ में सोडियम बाइकार्ब देना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसमें बाइकार्ब कम हुआ है तो आपने बाइकार्ब को रिप्लेस करना है। अब आ गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक मीन्स हम बाइकार्ब जो है इसमें इन्वॉल्व है, एल्कलोसिस मीन्स bicarbs are increased because bicarbs are alkaline in nature। और मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट रीनल में होता है तो कंपनसेशन लंग्स से आएगी, और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करनी पड़ेगी। अगर वो ब्लो ऑफ कर देगा तो एल्कलोसिस वर्स हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, वी हैव टू रिटेन इट, उसको लोअर डाउन करना पड़ेगी ब्रीथिंग। अब एल्कलोसिस क्यों हुआ? वॉमिट कर दिया, एसिड बाहर चला गया, वॉमिट कर दिया, एनजी से सक्शन कर लिया, आपके पेट के सारे कंटेंट्स बाहर आ गए। ठीक है, दूसरी है कॉजेज लाइक रेनन एल्डोस्टेरॉन, जीटलमैन सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम। ये सब क्या करते हैं, ये लॉस कराते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इसमें होता है। इसमें पोटेशियम और प्रोटॉन का यूरिन में लॉस हो जाता है, दैट्स व्हाई इट कॉजेज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हाइपोवेंटिलेट कर रहा होगा पर्सन, साथ में नाउजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोकलीमिया होगा जिसकी वजह से ट्विचेस हो रहे होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होंगे। हिस्ट्री में अगेन ऐसे आपने हिस्ट्री लेनी है, क्या कॉज है। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं, सोडियम, पोटेशियम, एबीजीज चेक करनी है। अब ट्रीट ऐसे करना है कि पहले वॉल्यूम स्टेटस करना है। मोस्ट लाइकली जो कॉज होती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वो वॉमिटिंग होती है, तो आपने उसका वॉल्यूम स्टेटस डिटरमिन करना है। वॉल्यूम स्टेटस कैसे डिटरमिन करते हैं किसी की? कोई डिहाइड्रेटेड है कैसे चेक करोगे? डिहाइड्रेशन चेक करते हैं, क्या करते हैं? मुंह खुलवा के टंग देखते हैं, उस पर ड्राइनेस देखते हैं, स्किन पिंच टेस्ट करते हैं, टर्गर देखते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स देखते हैं, और फिर आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 0.9% सिलाइन और पोटेशियम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। पोटेशियम सप्लीमेंट इसलिए दे रहे हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ ही हाइपोकलीमिया हो रहा होता है। अब आ गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर रेस्पिरेटरी है तो इट इन्वॉल्व्स लंग्स, ऑल्सो रेस्पिरेटरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एसिडोसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। reduce in blood pH and carbon dioxide is greater than 40। अब आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे हो रही है कि यू आर नॉट ब्लोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, ज्यादा ओवर वेंटिलेट करो, ज्यादा ब्रीथिंग करो तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। अब क्या हुआ है, पल्मोनरी डिजीजेस है लाइक सीओपीडी है, अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई, यू आर अनएबल टू फुली ब्रीथ। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी डायसफंक्शन होता है, या ब्रेन स्टेम की इंजरी हुई है एंड यू आर अनएबल टू फुली वेंटिलेट, या नारकोटिक ओवरडोज है, वो भी ब्रेन स्टेम पे एक्ट करवा के डीस्टिमुलेट करेगा आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में द पर्सन विल बी ड्राउजी, टायर्ड, साथ में साइनोसिस भी हो सकता है क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं हो रही,
यू आर ब्रीथिंग लेस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में यू आर ब्रीथिंग लेस। हमारी रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको आप ब्लो ऑफ ही नहीं करे, अंदर रख के बैठे हो, रैपिड शैलो ब्रीथिंग है, अंदर ही पड़ी हुई है। ठीक है, COPD है, ARDS है, नमूनिया हुआ हुआ, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे कुछ चोक कर लिया किसी बच्चे ने, तो उसको क्या होगा, अंदर से वो कंप्लीटली विल बी अनेबल टू ब्रीथ आउट, तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रखा हुआ, उसको कंप्लीटली नहीं कर रहे आप। हिस्ट्री लोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ABGs एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रीटमेंट क्या करोगे, पहले देखो कि अंदर कोई हलक में कुछ फंस तो नहीं गया, पेटेंट है, खुला हुआ है। फिर इम्प्रूव वेंटिलेशन कराने के लिए आप उसको इंट्यूबेट करो या मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लगाओ। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस है, रेस्पिरेटरी का मतलब है आपने कार्बन डाइऑक्साइड को देखना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक सब्सटेंस है, एल्कोलॉसिस का मतलब है कम हो गई है वो। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन ब्लड पीएच। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड पीएच? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड पीएच? What is the normal blood pH? 7.35 to 4.5। तो एल्कलोसिस में क्या होता है, 7.45 से ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 34 to 44 याद कर लो, इससे कम है तो इसका मतलब है डिक्रीज्ड है। अब हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रहे हो? हाइपर वेंटिलेट आप एंजाइटी में करते हो, एग्जाम स्ट्रेस में करते हो, एजमा में करते हो, जब आप को फीवर हुआ होता है, इन्फेक्शन हुई होती है, दैट्स व्हेन यू ओवर वेंटिलेट। जब आप ओवर वेंटिलेट करोगे तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, तो आपकी बॉडी में कम कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी और रेस्पिरेशन की वजह से गई है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। अच्छा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंपनसेशन कौन सा ऑर्गन करेगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कौन सा ऑर्गन करेगा, कितने टाइम में होगी? शाबाश, लंग्स करेंगे। और कितने लंग्स करेंगे? लंग्स तो प्रॉब्लम है, किडनी करेगी, रीनल से कंपनसेशन आएगी इसकी, और वीक्स लगेंगे। रीनल का फंक्शन स्लो है, वीक्स की कंपनसेशन आती है। अगर लंग्स से करनी होती कंपनसेशन, ऑपोजिट चल रहा है ना, अगर लंग्स खराब कर रहे हैं तो रीनल ठीक करें, रीनल खराब कर रहा है तो लंग्स करें। ठीक, लंग्स जल्दी ठीक कर देते हैं विद इन मिनट्स, और जो रीनल है वो वीक्स लगाता है ठीक करने में। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस में क्या होगा, सीजर होगी, एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी। एंजाइटी की वजह से आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो और आपको टेकिकार्डिया होगा, साथ में हाइपोवोलीमिया होगा। हाइपोवोलीमिया इसलिए होगा कि पोटेशियम को आप बाहर निकाल दोगे इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन। अब आपने इसको करेक्ट करना है, अंडरलाइन कॉज को फाइंड करना है, और उसके बाद उस बंदे को कहना है ब्राउन पेपर बैग लो, उसके अंदर सांस लो और वापस अंदर लेके जाओ, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वापस अंदर ले जाओ। इनहेल इन अ ब्राउन पेपर बैग। लेट्स डू सम SEQs। अच्छा, दे हैव गिवन यू डेटा एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट एनाइन गैप। ये डेटा है, इसका एनाइन गैप कैलकुलेट करो। एनाइन गैप क्या होता है? केटाइन्स माइनस एनाइन्स ऑफ अ बॉडी। एनाइन गैप्स में हम कौन सी चीजें निकाल रहे होते हैं, जो हमारे हिडन एनाइन्स होते हैं, लाइक फॉस्फेट, कीटोन्स, लैक्टिक एसिड। सो कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर, इसका क्या आता है आंसर? केटाइन क्या हो गया आपका, 130 हो गया, राइट, माइनस एनाइन्स 1110 क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट हो गया 10। आंसर बताओ इसका क्या है? कैलकुलेट एनाइन गैप फ्रॉम द गिवन डाटा।
यार 130 को 110 माइनस करो और 120 माइनस करो, 10 एनाइन गैप आता है। नॉर्मल एनाइन गैप कितना होता है? नॉर्मल एनाइन गैप होता है 8 to 12। तो दिस इज नॉर्मल, दिस कम्स इन नॉर्मल रेंज। आगे इसको क्वेश्चन बी में दे आर आस्किंग टू टेल के ये एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, और कौन सा है? पीएच 7.12 है, बाइकार्बोनेट 10 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। तो अब ये एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है? पीएच इज लो, सो ये एसिडोसिस हो गया। अब हमने देखना है कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। अगर मेटाबॉलिक है तो हम कौन सी वैल्यू देखेंगे? नॉर्मल बाइकार्ब कितना होता है? 21 to 27, तो ये कम है। और नॉर्मल कितना होता है? 33 to 44, तो इट्स रेज्ड। It's almost normal in range. 33 to 44 is normal in range. तो अभी क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसके बाद दे आर आस्किंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बेस ऑफ एनाइन गैप विद 2 एग्जांपल्स ईच। अब एनाइन गैप कब इंक्रीज होता है? मड पाइल्स उसका निमोनिक था। एनाइन गैप इंक्रीज होता है मेथनॉल में, यूरेनिया में, डीके में, प्रोपाइल ग्लाइकोल में, आयरन टेबलेट्स में, लैक्टिक एसिडोसिस में, सैलिसाइलेट्स में। और दूसरा होता है नॉर्मल एनाइन गैप, वो कब होता है? डायरिया में, सेलाइन इन्फ्यूजन में, एसीटोजोलामाइड में। I'm sorry but all of you have to participate in solving the questions. इस तरह से तो ये नहीं सॉल्व होंगे। Okay, let's do this. A sick patient with deep sighing respiration has following blood test, pH 7.1 है, बाइकार्बोनेट 12 है, O2 98 है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 है। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी कौन सी है ये? अब देखो पीएच जो है 7.1 है, तो इस डिक्रीज एसिडिक पीएच होगी। बाइकार्ब बाइकार्ब भी डिक्रीज्ड है। शाबाश, एसिडोसिस हो गया। अब ये मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी है। 33 to 45 नॉर्मल होता है, और ये भी एसिडोसिस हो गया। ये 25 है तो डिक्रीज्ड है, ये एल्कलोसिस की तरफ हुआ हुआ। तो आपका क्या होगी? मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी क्या होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ हो गई है और कम रह गई है। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉजेज बताओ। एटलीस्ट एवरी पर्सन इन द चैट शुड टेल मी 2 कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपने कैलकुलेट करना है कि ये रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रही है कि नहीं। यहाँ पे हो रही है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉजेज क्या है? मड पाइल्स है, जब एनाइन गैप होता है उनमें, मेथनॉल, यूरेनिया, लैक्टिक एसिड। विदाउट एनाइन गैप में होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा, वे डिस्क्राइब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट।
अब all you know, renal tubular acidosis is metabolic acidosis. मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, हम एबीजीज कराते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम होता है। एबीजीज में क्या क्या आता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर CO2, बाइकार्ब, पीएच आती है। उसके बाद इसमें आप सीरम एल्डोस्टेरॉन भी कराते हो। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है? डिस्टल डिफेक्ट होता है समटाइम्स प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर में डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट से क्या होता है? दे आर अनेबल टू सिक्रीट प्रोटॉन और रीअब्सॉर्ब बाय कार्ब। और ट्रीट कैसे करोगे? जब एसिडोसिस होता है तो साथ आप उसमें बाइकार्ब देते हो। बाइकार्ब इज एल्कलाइन, इसीलिए दोगे आप। फ्लूइड्स देते हो रूल आउट काउस करने के बाद, उसके बाद पोटेशियम रिप्लेस करते हो। Now let's do this question. A 65-year-old man presents with shortness of breath of 2 weeks duration without any chest pain. He had right nephrectomy for renal tuberculosis 20 years ago. He is known to be diabetic, hypertension. He was smoker, insulin पे है, antihypertensive भी है but नहीं खाता. On examination his BP is 160 by 100, pulse 78 है. He is hyperventilating with mousy smell in his breath. What do you think? अभी अगर हम ना करें मेटाबॉलिज्म, इसकी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी कैलकुलेट, क्या लग रहा है आपको? ये क्या चीज है? इंसुलिन पे है और माउजी स्मेल आ रही है, कीटोन्स की स्मेल आ रही है इसके में, और कीटोन्स की स्मेल आ रही है तो ये डी के डायबिटिक कीटो एसिडोसिस लग रहा है। एंड इफ वी कैलकुलेट द एबनॉर्मेलिटी, pH 7.2 है which is decreased, एसिडिक है। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? बायकार्ब को देखते हैं, 21 to 27 है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल 33 to 44 होना चाहिए था। एबनॉर्मेलिटी वही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस with respiratory compensation. List 3 other causes. We have already done this before. अच्छा, अब 35-year-old man who is chronic alcohol drinker was found unconscious in the room at the weekend. His lab reports were as follow. अब मुझे बताना ये एसिडोसिस है, एल्कोलोसिस है, और इसकी कॉज क्या है? पीएच 7.16 है, बाइकार्ब 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 है। क्या ये सिनेरियो सेम बार बार वही सेम सिनेरियो है? एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। इसका डायग्नोसिस में क्या लिखना है? एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी तो हमने लिख दी। Also you can calculate anion gap. -102 -18, ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, पोटेशियम सोडियम, और यहाँ पे एनाइन गैप। डायग्नोसिस में हम क्या लिखेंगे? अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस लिखेंगे इसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A 60-year-old male presents with history of persistent projectile vomit. अगर कोई वॉमिट आउट करता है तो उसके एसिड्स बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं नेम एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस एंड व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज। वॉमिटिंग हो रही है, एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस देख लेते हैं। पीएच 7.8 है, ये एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है? कैन समबडी टेल मी कि अब इसको एसिडोसिस है,
एल्कलॉसिस है, ठीक है। एल्कलॉसिस तो है, अब ये मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है कि रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है? एल्कलॉसिस तो ठीक है। अब देखो बाय कार्ब जो है 21 to 27 होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो एल्कलॉसिस, ये मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की कोई कॉजेज आती हैं? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होता है जब आप एंटासिड्स यूज करते हो, लूप डायूरेटिक्स यूज करते हो, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। अच्छा, ये मेटाबॉलिक कैसे हुआ? मेटाबॉलिक का क्या मतलब था कि प्रोटॉन्स, जब आपने बाइकार्ब को देखना है, अब बाइकार्ब जो होता है ये मुझे बताओ, बाइकार्ब एल्कलाइन होता है, एसिडिक चीज होती है? बाइकार्ब क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक चीज होती है, बाइकार्ब क्या होता है? एल्कलाइन होता है ना, इसकी देखो ये रेंज इंक्रीज हुई हुई है, 21 to 27 होती है। बाइकार्ब इज एल्कलाइन सब्सटेंस। और कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज 33 to 44 जो होता है नॉर्मल रेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज में आई हुई है। अब समझ आया कि इट्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अच्छा, a 14-year-old girl is brought to emergency ward in an unconscious state for the last days. She's having fever, sore throat, breathlessness, abdominal pain, clouding of consciousness. On physical examination, thin, lean, hyperventilating. Hyperventilate करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो ऑफ कर देते हो, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक थिंग, तो यूजुअली, ठीक है, इट्स एन एसिडिक। अब पीएच देखो, 7.1 है, और बाइकार्ब 10 है। What type of acid base equilibrium is seen? Equilibrium is seen. वेरी गुड, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो ऑफ कर रहा है।